केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई स्कीम 2.0 को मिली मंजूरी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, इस वर्ष देश में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण के क्षेत्र में हुआ $100 बिलियन का उत्पादन। किसानों को बड़ी राहत देते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खरीफ सत्र के लिए 1,08,000 करोड़ रुपए की खाद सब्सिडी का किया ऐलान। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया, देश में खरीफ सत्र के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद का भंडार मौजूद। किसानों को मौजूदा कीमत पर ही मिलती रहेगी खाद। कर्नाटक में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर संशय बरकरार। सूत्रों के अनुसार सिद्धारमैया रेस में आगे, लेकिन बैठकों का दौर अभी भी जारी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कांस फिल्म महोत्सव में इंडिया पवेलियन का किया उद्घाटन। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एक वीडियो संदेश के माध्यम से उद्घाटन सत्र को किया संबोधित। एफी 2023 के पोस्टर को भी किया गया रिलीज। और ऑस्ट्रेलिया ने रद्द की सिडनी में प्रस्तावित क्वाड की बैठक। बाइडेन की ओर से ऑस्ट्रेलिया दौरा रद्द किए जाने के बाद लिया यह फैसला। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री अल्बनीज ने कहा, इस सप्ताह के अंत में जापान में G7 बैठक के दौरान मिलेंगे क्वाड राष्ट्रों के नेता। नमस्कार, आप डीडी न्यूज पर देख रहे हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखते हैं खबरों को विस्तार से। सबसे पहले बात कैबिनेट के बड़े फैसले की। केंद्र सरकार ने आईटी हार्डवेयर क्षेत्र के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना के दूसरे चरण को स्वीकृति दे दी है। इसके लिए 17,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। इसके अलावा सरकार ने इस वर्ष खरीफ मौसम के लिए उर्वरक सब्सिडी के रूप में 1,08,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि उर्वरक के मूल्य में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी। आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए मोदी सरकार की विभिन्न सेक्टर में लागू की गई प्रोत्साहन लिंक योजना यानी पीएलआई से काफी मदद मिल रही है। बुधवार को सरकार ने आईटी हार्डवेयर के लिए कुल 17,000 करोड़ रुपए के बजटीय खर्च के साथ उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना पीएलआई 2 को मंजूरी दे दी है। अगले 6 साल के लिए लागू होने वाली इस आईटी हार्डवेयर पीएलआई योजना 2 के तहत लैपटॉप, टैबलेट, सभी उपकरणों से लैस पर्सनल कंप्यूटर सर्वर जैसे तमाम आईटी हार्डवेयर सामने आएंगे। $105 बिलियन इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन देश में इस साल हुआ है। इसमें आपने देखा मोबाइल में भी एक बहुत बड़ा लैंडमार्क क्रॉस हुआ। $10 बिलियन एक्सपोर्ट्स का पिछले साल $11 बिलियन एक्सपोर्ट हुआ मोबाइल फोन, और वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंट्री के तौर पे इंडिया इमर्ज हुआ है। अब इस मोमेंटम को आगे बढ़ाते हुए किस तरह से आईटी हार्डवेयर यानी लैपटॉप, सर्वर्स, पर्सनल कंप्यूटर्स और एक नए तरह के कंप्यूटिंग यूनिट्स आ रहे हैं जो कि एज कंप्यूटिंग में जिनका उपयोग खूब होगा, इन सब के लिए आज एक माननीय प्रधानमंत्री जी ने यूनियन कैबिनेट में पीएलआई फॉर आईटी हार्डवेयर अप्रूव की है। इस प्रोत्साहन योजना से करीब 3.35 लाख करोड़ रुपए का आईटी हार्डवेयर का उत्पादन होने का अनुमान है। इससे सीधे तौर पर 75,000 सहित 2 लाख नए रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। कैबिनेट ने अन्य अहम फैसलों में देश के 12 करोड़ किसान परिवारों को बड़ी राहत दी है। खरीफ सत्र के लिए उर्वरक सब्सिडी के रूप में 1,08,000 करोड़ रुपयों को मंजूरी दी गई है। इसका मतलब है कि किसानों को खाद के लिए अधिक कीमत नहीं चुकानी होगी और उर्वरक के खुदरा मूल्य में वृद्धि नहीं होगी। खरीफ के लिए 70,000 करोड़ रुपया यूरिया के पीछे, 38,000 करोड़ रुपया डीएपी के पीछे सब्सिडी के लिए खर्च किया जाएगा। यानी कि 1,08,000 करोड़ रुपया 1,08,000 करोड़ रुपया केवल खरीफ सीजन के लिए किसानों को सब्सिडी फर्टिलाइजर में दी जाएगी। बावजूद भी
एमआरपी नहीं बढ़ाई जाएगी। किसान को वही रेट में जो आज यूरिया, डीएपी, एनपीके, फर्टिलाइजर उपलब्ध हो रहा है वही रेट में उपलब्ध होता रहेगा। और भारत सरकार एक सीजन के लिए कुल मिला के 1,08,000 करोड़ रुपया का खर्च करेगी। सरकार ने ये भी बताया है कि खरीफ सत्र के लिए देश में पर्याप्त मात्रा में फर्टिलाइजर का स्टॉक मौजूद है, यानी खरीफ सत्र में भी किसानों को खाद की बोरियों के लिए कोई परेशानी नहीं होगी। गौरतलब है कि वर्ष 2022 और 23 में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खाद की कीमतों में भारी बढ़त के बावजूद मोदी सरकार ने किसानों पर बोझ नहीं पड़ने दिया था और खाद सब्सिडी के बढ़े हुए बोझ को सरकार ने खुद उठाया था, जिससे किसानों को काफी राहत मिली थी। शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब दूसरी बड़ी खबर और बात कर्नाटक के सीएम के नाम पर चल रहे सस्पेंस की। कर्नाटक में मुख्यमंत्री का पद किसके पास होगा, ये लाख टके का सवाल अभी तक भी बना हुआ है। कर्नाटक के नए सीएम को लेकर बेंगलुरु से लेकर दिल्ली तक हलचल है और बैठकों का दौर भी जारी है। विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हुए 3 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी भी सीएम के नाम पर मंथन ही चल रहा है। पूर्व सीएम सिद्धारमैया और कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार का नाम ही सीएम की रेस में है। हालांकि कहा जा रहा है कि इस रेस में सिद्धारमैया शिवकुमार से आगे निकल गए हैं। सीएम पद के रेस में फिलहाल सिद्धारमैया का पलड़ा भारी दिख रहा है, लेकिन डीके शिवकुमार भी पार्टी की मजबूती के लिए जी तोड़ मेहनत का हवाला देते हुए अपना दावा जता रहे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस के 135 विधायक विजयी हुए हैं। राज्य में मिले प्रचंड बहुमत में प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार की भूमिका काफी अहम रही है। ऐसे में पार्टी की ओर से नए सीएम के ऐलान के बाद भी कर्नाटक में कांग्रेस का अंदरूनी संकट समाप्त होता हुआ फिलहाल दिख नहीं रहा है। आगे की खबरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 19 से लेकर 21 तारीख तक जापान में रहेंगे। पीएम मोदी जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के निमंत्रण पर हिरोशिमा में G7 शिखर बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री भागीदार देशों के साथ G7 के विभिन्न सत्रों को संबोधित करेंगे। इन बैठकों में विश्व में शांति, स्थिरता और भोजन, उर्वरक तथा ऊर्जा सुरक्षा जैसे विषयों पर चर्चा होगी। पीएम मोदी शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले कुछ नेताओं के साथ आपसी बैठकें भी करेंगे। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां हिरोशिमा में पहुंचेंगे G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए। भारत हालांकि G7 समूह का हिस्सा नहीं है, पर इनवाइटी कंट्री के तौर पर भारत इस सम्मेलन में हिस्सा लेता है। हिरोशिमा का यह ऐतिहासिक शहर, जहां विश्व का पहला एटॉमिक बॉम्ब 1945 में गिराया गया था, G7 की मेजबानी कर रहा है, तो स्वाभाविक है कि न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट एजेंडा का मुख्य बिंदु होगा। यूक्रेन रशिया जंग, कोविड पैंडेमिक से रिकवरी और इंडो पैसिफिक की इकोनॉमिक और सिक्योरिटी रेजिलियंस और मुख्य बिंदु होंगे G7 समिट के एजेंडा के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 देशों, खास करके ग्लोबल साउथ के कॉजेस को चैंपियन करेंगे, उनकी बात उठाएंगे। There are 200 events we are doing in India as part of the G20 chair of India. A series of events have already taken place, spread all over the country. I think more than 50 cities we have already done events, and we look forward to active participation of the G20 countries and also the invitee countries for the summit. In fact, you would recall that we have held that Voice of Global South Summit in January this year, again to learn from the Global South, to understand the issues and bring it onto the table of the G20. So India has a very clear view and agenda when it comes to the G20, which we are pursuing and taking it forward. ये समिट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके साइडलाइंस पर क्वाड लीडर्स की भी एक समिट होगी। ये समिट सिडनी में होनी थी, पर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अनाउंस किया कि वो सिडनी नहीं जा पाएंगे क्योंकि यूएस डेट सीलिंग की नेगोशिएशंस वॉशिंगटन में चल रही हैं, इसलिए वो यहीं हिरोशिमा से वापस वॉशिंगटन डीसी लौट जाएंगे। उसके चलते ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीजी ने कहा कि ये समिट पोस्टपोन की जा रही है, क्वाड समिट पोस्टपोन की जा रही है, पर क्योंकि यहां हिरोशिमा में क्वाड के सभी लीडर्स मौजूद होंगे, तो इसके साइडलाइंस पर क्वाड की यह महत्वपूर्ण लीडर्स मीटिंग होगी।
कैमरामैन के राणा के साथ अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज, हिरोशिमा। तो G7 शिखर बैठक के संभावित मुद्दों के बारे में जानकारी दे रहे थे हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह। अगली खबर, संसद भवन परिसर में आज उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने उन्मुक्त विचार संगोष्ठी के इंटरैक्टिव सत्र में भाग लिया। सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने और व्यवस्थित रखने में नियमों के साथ साथ व्यवहारिक पक्ष को भी अहम बताया। उन्मुक्त विचार संगोष्ठी एक ऐसा फोरम है जिसमें क्षमता विस्तार में सुधार लाने के लिए विचारों का मुक्त आदान प्रदान और सहभागी परिचर्चा पर जोर दिया जाता है। Composition of Rajya Sabha today is of very talented people. If you look at the members of parliament, they have great expertise. They are very well educated. Their contribution in health sector, in education sector, in environment, in industry, in culture, कमाल का है। राज्यसभा में तो वो भी हैं जिनसे आप नाटू का डांस सीखना पड़ेगा। He is there. So we very talented. पूरी दुनिया में एक संकेत गया जब पीटी उषा जी को ऑन द पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन बनाया। बहुत टैलेंटेड है। बट द इफिशियंसी ऑफ राज्यसभा, major credit goes to those who are before me. The credit belongs to you. और आज विश्व टेलीकॉम दिवस है और इस मौके पर टेलीकॉम राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान ने उद्यमियों को सम्मानित किया। दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में बुधवार को टेलीकॉम राज्य मंत्री ने टेलीकॉम के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने वाले उद्यमियों और प्रतिभागियों को मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर टेलीकॉम राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान ने कहा कि ये भारत की अपनी काबिलियत है कि हमने 5G को सफलतापूर्वक लॉन्च किया और अब उससे भी आगे बढ़ने की तैयारियों में जुटे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि टेक्नोलॉजी में रिवॉल्यूशन आएगा, क्रांति आएगा, लेकिन मैं ये मानता हूं कि इस देश में अगर टेक्नोलॉजी में रिवॉल्यूशन नहीं, अगर टेक्नोलॉजी का नहीं लेकिन रिवॉल्यूशन का जनक है तो हमारा टेलीकॉम विभाग है। हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, अभी हमारे एंकर 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, लेकिन 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में हम अगर 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का क्षमता रखते हैं तो आने वाले समय में इससे भी ज्यादा क्षमता करके ये मेरा विभाग इस देश में काम करेगा। खबर पूर्वोत्तर से, मणिपुर में धीरे धीरे हालात अब सामान्य हो रहे हैं। राज्य के जनजीवन को पटरी पर लाने के लिए जगह जगह से मदद भेजी जा रही है और इसी क्रम में त्रिपुरा से मणिपुर के लिए 25 टन राहत सामग्री भेजी जाएगी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने बताया कि राहत सामग्री में खाने पीने की चीज़ें, कपड़े और अन्य ज़रूरी सामान शामिल होंगे। माणिक साहा ने बताया कि केंद्र भी पूरे हालात पर नज़र रखे हुए है जिससे मणिपुर के लोगों को किसी जल्द से जल्द राहत पहुंचाई जा सके। ये हमारा दायित्व बनता है कि भारतीय जनता पार्टी के तरफ से कुछ तो ये पूरा मतलब ये नहीं है ये भेज दिया और वही उससे काम हो जाएगा, लेकिन कुछ तो हेल्प के नाते हम लोग भारतीय जनता पार्टी के तरफ से हम लोग डिसीजन लिए हैं। हम लोग 25 टन का सामान, ये गारमेंट से शुरू करके खाने का सामग्री शुरू करके हर चीज जो मतलब सवेरे उठ के जो चीज चाहिए सब उसमें हम लोग डाल दिए। मेरे साथ हमारा फॉर्मर डिप्टी सीएम भी रहे और मेयर साहब भी है, जनरल सेक्रेटरी है, सब मिलके हम लोग कार्यकर्ता सभी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ से हम लोग आज स्टार्ट के फ्लैग ऑफ किए और ये पहुंच जाएगा, डायरेक्ट मणिपुर जाएगा ये। तो ये मैं ये कहूँगा वहाँ पर शांति भी बहाल है। वहाँ मणिपुर का स्टेट गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ चीफ मिनिस्टर, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है और सेंट्रल से भी बहुत अच्छा वहाँ पर देखभाल नजर में है। आगे देखेंगे आज की कुछ और बड़ी खबरें, फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय मर्चेंट नेवी और मरीन इंजीनियरिंग में उज्जवल करियर बनाने का एक सुनहरा मौका। 6 स्थानों पर आधुनिक परिसर, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सिर्फ एक करियर नहीं, ये अवसरों का सागर है। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय भारत सरकार के अधीन वर्ष 2023-24 के लिए प्रवेश आमंत्रित हैं।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश को खुले में शौच से मुक्त बनाने के लिए 2014 में आरंभ किया गया स्वच्छ भारत मिशन न केवल एक जन आंदोलन बना, बल्कि इसे विश्व की बड़ी व्यवहार परिवर्तन योजना का गौरव भी मिला। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की अपार सफलता के बाद जरूरत थी इस परिवर्तन को स्थायी बनाने की, और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण यानी कि ODF+ की शुरुआत की गई। साथियों, खुले में शौच से मुक्ति के बाद अब दायित्व और बढ़ गया है। देश को ODF के बाद ODF+ बनाने के लक्ष्य पर काम चल रहा है। अब हमें कचरे से कंचन बनाने का काम को तेज करना है। पूरे देश में ODF+ या संपूर्ण स्वच्छता पर खास ध्यान दिया जा रहा है। स्वच्छता केंद्रित जागरूकता अभियानों के द्वारा जन जन तक स्वच्छता की सीख, पेंटिंग और फिल्म मेकिंग जैसे नए और रोचक तरीकों से पहुंचाई जा रही है। देश में स्वच्छता संवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनमें लोगों ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया और प्लास्टिक कचरे से देश को मुक्त कराने की शपथ ली। जैविक कचरे के निपटान और उससे अतिरिक्त आमदनी पाने के बारे में भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिससे बड़ी संख्या में लोग गोबर धन योजना से जुड़ रहे हैं और गोबर से बायोगैस एवं जैविक खाद के उत्पादन को बढ़ावा मिल रहा है। जैविक और रिसाइक्लेबल कचरे को अलग रखने और उसके उपचार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ग्रे वाटर प्रबंधन के अंतर्गत लाखों की संख्या में सोख्ता गड्ढों का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा पुराने एक गड्ढे वाले शौचालयों को रेट्रोफिट करके 2 सोख्ता गड्ढों वाले शौचालयों में बदला जा रहा है और मल प्रबंधन पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। देश भर में लोगों का उत्साह और जन भागीदारी इस बात का प्रमाण है कि आत्मनिर्भरता का ये मॉडल लोगों तक पहुंच रहा है और हमारे गांव ODF से ODF+ की ओर अग्रसर हो रहे हैं। लेकिन देश को संपूर्ण स्वच्छ बनाने के इस अभियान को मंजिल तक पहुंचाने के लिए अभी हमें लंबा रास्ता तय करना है, जिसके लिए सभी देशवासी पूरे जज्बे से कोशिश कर रहे हैं। और इन्हीं कोशिशों के कारण आज हमारा देश स्वच्छता से स्वावलंबन की ओर अग्रसर है। Indian Maritime University brings you the most prestigious and adventurous career in merchant navy and marine engineering with world-class infrastructure and sprawling campus at 6 locations. It's not just a career, but an ocean of opportunities. Indian Maritime University, a central university recognized by Government of India. Admissions open for 2023 to 24. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं समाचारों का बुलेटिन। आगे की खबरों में सूचना एवं प्रसारण मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आज फ्रांस के कैन्स फिल्म महोत्सव में इंडियन पवेलियन का शुभारंभ किया। शुभारंभ सत्र में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर का वीडियो संदेश के जरिए संबोधन हुआ। राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अहमदाबाद ने भारतीय पवेलियन की संकल्पना की है और इसका डिजाइन तैयार किया है। पवेलियन में राष्ट्रीयता, आस्था और संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। पूरा का पूरा डिजाइन सरस्वती यंत्र से प्रेरित है, जो ज्ञान, संगीत, कला, भाषण और शिक्षा की देवी सरस्वती का अमूर्त प्रतिनिधित्व करती है। साथ ही पवेलियन के रंग भारत के राष्ट्रीय ध्वज से प्रेरित हैं। इनमें केसरिया, सफेद, हरे और नीले रंग का प्रयोग किया गया है। भारतीय पवेलियन भारतीय फिल्म समुदाय के महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। ये पवेलियन फिल्म जगत से जुड़े लोगों को वितरण, कारोबार, ग्रीन लाइट स्क्रिप्ट्स, प्रोडक्शन सहयोग और दुनिया के प्रमुख मनोरंजन और मीडिया कंपनियों के साथ वैचारिक और कारोबारिक संबंधों को मजबूत करने में मदद करेगा। अपने वीडियो संबोधन में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि भारत आज फिल्मों के लिए पसंदीदा जगह बन रहा है। India is an intriguing and intricate mosaic of multicultural experience. We take pride in being one of the oldest civilizations in the world, a melting pot of ancient knowledge, ageless architecture, remarkable heritage, timeless traditions, innumerable attractions, rich culture and creative art. Cinema,
has successfully captured and chronicled the profound cultural, economic and social pride and development of India. And Festival Decans has played an instrumental role in not just promoting our cinematic excellence, but also strengthening the Indo-French relations. In the last century, the movies become the newest medium of this art of storytelling. The legendary filmmakers like Satyajit Ray, MGR, Shivaji Ganesan, N.T. Ramarao, Raj, Dilip, Dev and Amitabh Bachchan and many other stalwarts devoted their life to take the Indian film industry to the present level. The generations after generations of film lovers and film professionals contributed immensely, and today India is the world's largest producer of movies, over 3,000 films in more than 50 languages each year. और इस अवसर पर सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने 54वें इफी का पोस्टर भी जारी किया। और साथ ही सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने इंडिया फिल्म गाइड नामक पुस्तक का विमोचन भी किया। आगे की खबरों में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने वार्षिक कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान की शुरुआत की है। ये दक्षता कार्यक्रम स्वास्थ्य मंत्रालय में काम करने वाले कर्मचारियों, अधिकारियों और स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन आने वाले सभी प्रशिक्षण संस्थान में चलाया जाएगा ताकि कर्मचारियों की कार्यक्षमता में बढ़ोतरी हो और उनकी कार्यकुशलता बढ़े। आने वाले दिनों में इसके आधार पर ही प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा और समय समय पर बदलाव भी किया जाएगा। इस दक्षता कार्यक्रम से न केवल कर्मचारी खुद को बेहतर कर पाएंगे, बल्कि सरकार के कार्यक्रम, नीतियों और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर तरीके से जनता तक पहुंचा पाएंगे। ये पहल मिशन कर्मयोगी के तहत किया जा रहा है। ये प्रशिक्षण कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन की ओर से दिया जा रहा है। हमारा में क्षमता का की कोई कमी नहीं है, सवाल है उसको हार्नेस करने का। तो हार्नेस करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए ये व्यवस्था बनी हुई है। ये व्यवस्था से आपकी दिशा क्लियर हो जाती है। आप जहां काम करते हैं वहां एक वर्क कल्चर डेवलप हो जाता है। सारी मिनिस्ट्री एक ही वर्क कल्चर से काम करेगी तो आउटपुट अच्छा आएगा। और आगे की खबरों में भुवनेश्वर में G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक के आखिरी दिन सभी डेलीगेट्स को उदयगिरी की गुफाओं का दर्शन करवाने के लिए ले जाया गया। आंशिक रूप से प्राकृतिक और आंशिक रूप से कृत्रिम ये ऐतिहासिक गुफाएं पहले कटक गुफाएं कहलाती थीं। देखिए उदयगिरी से विशाल बैरिस्टो की ये खास रिपोर्ट। भारत प्राचीन काल से प्राकृतिक गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। घने जंगल और पहाड़ों के बीच स्थित आदिकाल की गुफाएं आज भी भारत के लिए किसी खजाने से कम नहीं। ऐसी ही कुछ गुफाएं उदयगिरी के ओडिशा में मौजूद हैं। ये गुफाएं ओडिशा के भुवनेश्वर शहर से लगभग 7 किलोमीटर दूर पहाड़ियों पर स्थित हैं। भुवनेश्वर में उदयगिरी की गुफाओं का पुरातात्विक, ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। यहाँ 18 गुफाएं हैं जिनका निर्माण पहली शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया। ऐसा माना जाता है कि इनमें से अधिकांश गुफाओं को राजा खारवेल के शासनकाल के दौरान जैन भिक्षुओं के आवासीय ब्लॉक के रूप में बनाया गया था। इन गुफाओं ने विदेशी मेहमानों को खासा प्रभावित किया। It's been an amazing experience here at the Cultural Working Group. The hospitality has been fantastic and I'm really pleased to be able to see the caves here at Udayagiri today. They're very impressive, like the carvings are very intricate and it's just amazing to see something that has lasted so long and offers so much to people in terms of the culture and heritage of the site. Oh, these caves are beautiful. I visit many in India, including Ajanta, Ellora, Elephanta. I'm always amazed by the preservation because these caves are so old, you know, more than 2,000 years old. And if you look at the carvings, it's so precise. And the topics as well. It's nice to see
women depicted here, which was rare in Buddhist temples at the time. सुंदर मूर्तियों से सजी हुई गुफाएं पर्यटकों को काफी लुभाती हैं। उदयगिरी का अर्थ है सनराइज हिल और इसमें समाज में महिलाओं की अग्रणी भूमिका को दर्शाया गया है। Women who are trying to protect and participating in every form of life. So-called female empowerment, women empowerment as we call it today. The society really did not have to empower because women were empowered and they were part of every activity which a society engages itself in. And those are the lessons which one gets to learn when one is present here. उदयगिरी की पहाड़ियों को काटकर बनाई गई ये गुफाएं दरअसल उस जमाने में महिला सशक्तिकरण और जैन धर्म के बारे में बताती हैं। ऐसी यहाँ पर 18 गुफाएं हैं जिसको देखकर विदेशी सैलानी विस्मित हैं। और क्यों ना हो, जरा देखिए इन कार्विंग्स को, ऐसा लगता है मानो ये सभी अचानक बोल पड़ेंगी। कैमरामैन जगत के साथ मैं विशाल बेरिस्टो, डीडी न्यूज, उदयगिरी, भुवनेश्वर। वाकई कमाल की हैं ये गुफाएं। इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको आपकी सेहत से जुड़ी एक खास रिपोर्ट के साथ छोड़ जाते हैं। केंद्र सरकार ने साल 2025 तक देश के 7.5 करोड़ हाइपरटेंशन के शिकार लोगों को एक समान इलाज के मानक तय किए हैं। G20 पर आयोजित को ब्रांडेड इवेंट में विश्व हाइपरटेंशन डे के मौके पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने गैर संचारी रोग की रोकथाम के लिए ऑपरेशनल गाइडलाइन भी जारी किया है। इस मौके पर नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल ने कहा कि जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों से निजात पाने के लिए जन आंदोलन की जरूरत है। आप देखिए रिपोर्ट, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। देश में कुल मौत में 58% मौत की वजह हाइपरटेंशन और डायबिटीज है। 28% हार्ट अटैक की वजह हाइपरटेंशन और डायबिटीज है। ये तस्वीर बदलती जीवन शैली का नतीजा है। जहां एक ओर देश आर्थिक तरक्की की ओर तेजी से बढ़ रहा है, लोगों की आमदनी भी बढ़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी जीवन शैली भी बदल रही है, जिसका नतीजा हो रहा है कि लोग दिल, किडनी, डायबिटीज और कैंसर की चपेट में आ रहे हैं। G20 की साइडलाइन इवेंट में हाइपरटेंशन और डायबिटीज से बचाव पर गंभीर मंथन चल रहा है। सभी जानकार एक बात पर सहमत हैं कि इन बीमारियों से निजात वेलनेस के जरिए ही संभव है। We need to talk of wellness. We need to talk of promotive and preventive health care. Health can no longer afford to be limited to what happens in hospitals like All India Institute of Medical Sciences or ILBS. Health has to be what happens every day in our life. केंद्र सरकार ने हाइपरटेंशन और डायबिटीज से निपटने के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। इसके लिए गैर संचारी रोग की रोकथाम के लिए ऑपरेशनल गाइडलाइन भी जारी किया गया। हाइपरटेंशन और डायबिटीज के शिकार 7 करोड़ 50 लाख लोगों को 2025 तक एक समान इलाज के मानक तय किए गए। देश के 40,000 मेडिकल ऑफिसर को स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। हमारा जो प्राथमिक सेवाएं हैं, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं हमारे, उनके थ्रू होगा। डिटेक्शन करेंगे, 30 से ऊपर के जो व्यक्ति हैं उनकी स्क्रीनिंग करेंगे, जिसको ब्लड प्रेशर, उसका ब्लड प्रेशर की ट्रीटमेंट की दी जाएगी, उसका फॉलोअप किया जाएगा। ज़रूरत होगी तो दूसरी दवाई बाद में ऐड करी जाएगी। और हमें दिखाना है कि ब्लड प्रेशर का कोई भी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए। Globally, half of the people who have hypertension do not know. Half of those who know may not have access to treatment, and half of those will not complete treatment. So those who have started treatment will not complete. So that's the kind of environment we're dealing with, and that's globally. देश में 30 साल की उम्र तक के हर 3 में से एक आदमी हाइपरटेंशन का शिकार है। देश की 11% आबादी डायबिटीज की शिकार है। 10 साल तक के उम्र के 11% बच्चे प्री डायबिटिक हैं। जाहिर है ये महामारी का रूप ले चुका है और इससे निजात पाने के लिए जीवन में योग, शारीरिक गतिविधि को बढ़ाना, खेल कूद और खान पान में बदलाव की जरूरत है। नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज।